गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? हेलो एंड गुड आफ्टरनून। Let's wait for another 30 seconds for others to join. After that, we will be starting with the class. Okay? Just 30 seconds. Okay, let's start. So, what we were reading electromagnetic induction, and under electromagnetic induction, we discussed, like in the first lecture, we discussed Faraday's law basically, and in second lecture, we were discussing what? We were discussing Motional EMF, and in the third lecture, we will discuss induction. ठीक है? तो these are the topics that actually come in exams. तो चलो देखते हैं. Before we move on to the next topic, let's revise what we have studied in the previous class. तो I hope कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा. अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे हो ना, तो तुम लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हो. प्लीज क्वेश्चन किया करो, ठीक है? तो आई होप तुम लोगों ने इमोशनल ईएमएफ पे क्वेश्चन काफी किया होगा, है ना? आई होप सो। इमोशनल ईएमएफ में मैंने सबसे पहले जो हमने देखा था, मैग्नेटिक फील्ड अगर स्पेस में इनवर्ड है, कुछ ऐसा, है ना? और यहाँ पे हमारा क्या रखा हुआ था? एक मेटालिक रेल की तरह स्ट्रक्चर था, कुछ ऐसा, done. And on this metallic rail-like structure, what was kept? There was a rod kept. ठीक है, एक rod kept था, ठीक है, done. And it was moving with certain velocity like this. Done. In this case, what was happening actually? When the rod will move in this direction, what will happen? The area that it is making with the this railroad kind of a structure, वो क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीज होगा, है ना? मैंने बताया था, एरिया अगर डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स जो है वो भी चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो? मैंने तुम लोगों को बताया है कि कोई भी सरफेस के थ्रू अगर फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो देखो कि फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं. फ्लक्स चेंज होने के तीन तरीके हैं. एक तो क्या हो सकता है? बी चेंज हो सकता है, एरिया चेंज हो सकता है, या एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकता है. यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा था, और यहाँ पे फाई के वैल्यू को हमने क्या लिखा था? बी एल एक्स, क्योंकि फाई क्या होता है? बी डॉट ए. एरिया वेक्टर यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, थीटा इज 0, एरिया इज, इफ दिस इज एक्स एट एनी टाइम टी, दिस इज एल, सो एरिया इज एल इंटू एक्स. तो फाई ऐसा था. ईएमएफ का वैल्यू कितना आया था? BLV अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, क्योंकि फैराडे लॉ क्या कहता है? E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना? माइनस साइन को हम कैसे डील करते हैं? ये डायरेक्शन बताता है, लेंजेस लॉ से हम निकालते थे, है ना? सो ऑल दिस थिंग्स वी डिड. यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि तुम लोग जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वजह से करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो ये सारी चीजें हमने कर रखी है. यहाँ पे जो मैं बेसिकली रिवाइज करवाना चाहती हूँ ज्यादा, वो ये था कि देखो, हमने एक चीज और डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक रॉड है जो कि फ्रीली मूव कर रहा है, कोई रेल रोड जैसा मेटालिक स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास एक
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, रॉड है सपोज, and it is moving somewhat like this. So what will happen? Again, what will happen? Motional EMF will get generated. Motional EMF यहाँ भी क्या होगा? जनरेट होगा. और वो जनरेट कैसे हो रहा था? मैंने तुम लोगों को बताया था, सिंस दिस इज अ कंडक्टर, इसके अंदर बहुत सारे फ्री चार्जेस है. फ्री चार्ज है तो क्या होगा? अगर ये रॉड मूव कर रहा है तो इसके अंदर जो भी है वो भी मूव करेगा. यानी कि चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. उस वजह से सम पॉजिटिव चार्ज विल गेट अक्यूमुलेटेड ऑन वन एंड, नेगेटिव ऑन अनदर एंड, है ना. और स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स विल बिकम इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स. तो यहाँ से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया था VB, और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, है ना. सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा तुम्हारा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स, दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ रॉड, है ना. और ईएमएफ का डायरेक्शन तुम लोग इजीली निकाल सकते हो. कैसे? फोर्स का डायरेक्शन निकालकर. फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स को क्या लिखोगे? QV क्रॉस V. यहाँ पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? I डायरेक्शन में. मैग्नेटिक फील्ड किधर है? K डायरेक्शन में. सो इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द डायरेक्शन, तो कैसे निकालते हैं हम लोग? IJ ऐसे लिखते हैं. I क्रॉस K क्या होता है? -J. I क्रॉस -K क्या होगा? +J. यानी कि +J डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, इधर नेगेटिव होगा. डन. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ऐसे, है ना. सो ये सब चीजें तुम बता सकते हो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव पोलैरिटी वाला एंड कौन सा होगा. अगर इस रॉड को तुम्हें एक बैटरी से रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऊपर होगा पॉजिटिव प्लेट, डाउन होगा नेगेटिव, एंड दिस बैटरी विल हैव ईएमएफ ऑफ हाउ मच? BLV. ठीक है, दिस इज दिस. अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट करने जा रही हूँ. अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन किया होगा, आई होप तुम लोगों ने किया है, तो तुम लोगों को एक चीज समझ, जैसे हमने एक क्लास में भी क्वेश्चन किया था. अगर मैं तुम लोगों को उस क्वेश्चन तक ले चलूं फिर से, तो मैं ले चलती हूँ. जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाए थे, है ना. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था? ABCD 3 रॉड थे और मैंने पूछा था कि ABBCCD के क्रॉस जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसमें हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है. AB में नहीं हुआ था, CD में नहीं हुआ था, है ना. अगर तुम लोगों ने रिवाइज भी किया होगा तो पता होगा. अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे ध्यान से देखो. अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन को फिर से ये करके चलूं तो देखो, ये क्या था हमारा? ये इधर मूव कर रहा था, ठीक है. अब यहाँ पे मैं सिंपल तुम्हें नोट दे देती हूँ. फॉर ईएमएफ टू गेट जनरेटेड क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, ठीक है. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि अगर मेरा ये A है, B है, C है, D है, तो किसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था? किस रॉड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था? AB और CD, है ना. और AD और BC के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था. मैंने ये भी बताया था कि नेट ईएमएफ फिर भी 0 होगा क्योंकि सिंगल लूप सर्किट हो रहा था, इफ यू रिमेम्बर. सो ये AB है, ये CD है. क्यों नहीं हुआ? रीजन भी मैंने बताया था. अब मैं यहाँ पे समरी करूंगी. सो समरी ये है, फॉर ईएमएफ टू गेट जनरेटेड वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड. ठीक है, वेलोसिटी क्या होना चाहिए? रॉड की जो वेलोसिटी है वो रॉड से क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर. अब तुम यहाँ पे देखो, CD जो है वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. इस पूरे कॉइल की वेलोसिटी इधर है ना. CD का लेंथ ये है और CD की वेलोसिटी भी इधर है. यानी कि CD के लिए वेलोसिटी इज पैरेलल टू द लेंथ, इसलिए इसके क्रॉस EMF जनरेट नहीं होगा. ठीक है, तो ये याद रखना. इसी में अगर तुम्हें क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि तुम्हारे पास एक रॉड दिया हुआ है और ये रॉड ऐसे ना जाकर ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या दोगे तुम यहाँ पे? V का 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा V cos थीटा, एक होगा तुम्हारा V sin थीटा. So V sin theta is parallel to the length of rod, V cos theta is perpendicular. तो यहाँ पे EMF इंड्यूस को क्या लिखोगे तुम? VV cos theta L. ठीक है, ये कंडीशन याद रखना. उसके बाद एक बहुत ही सिंपल सी चीज ये है कि अगर तुम्हारा सपोज कर लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है,
ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। और इस रीजन में तुमने क्या रखा है, इस रीजन में तुमने एक रॉड को रखा, जो कि तुम्हारा, सपोज कर लो कि मैंने रॉड कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है, और इस रॉड को मैं इधर की तरफ ऐसे ले जा रही। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, है ना। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, फिर भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। जैसे तुम डायरेक्शन निकाल कर देख लो, ठीक है, तुम्हें अब सारी चीजें आती है, तुम सबका रीजन बता सकते हो, मैं बस तुम्हारे दिमाग में डाल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन निकालू, क्यू वी क्रॉस बी, जो रॉड के अंदर जो चार्जेज है ना, उस पे फोर्स का डायरेक्शन निकाल रही हूँ। सो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, जे डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आई डायरेक्शन में है। एंड इफ यू रिमेम्बर जे क्रॉस, सॉरी आई जे के, यस, जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई इज माइनस के, माइनस के। अब तुम मुझे ये बताओ, ये जो रॉड है वो एक्स वाई प्लेन में है ना, ये जो रॉड है वो किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। फोर्स किधर लग रहा है, जेड एक्सिस की तरफ लग रहा है, माइनस जेड एक्सिस की तरफ लग रहा है। तो ये रॉड जो है वो प्लेनर है ना, इसका डायमेंशन माइनस जेड एक्सिस की तरफ कुछ भी नहीं है। यानी कि चार्ज पे फोर्स जो माइनस के की तरफ लग रहा है, इसके अकॉर्डिंग चार्जेज को माइनस के डायरेक्शन में अक्यूमुलेट होनी चाहिए, लेकिन माइनस के डायरेक्शन में इसका कोई ज्योमेट्री ही नहीं है, तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, बी फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रॉड, टू द प्लेन ऑफ रॉड, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए विद द प्लेन ऑफ रॉड। तो ये दो चीजें तुम लोग याद रखना व्हेन यू विल कैलकुलेट मोशनल ईएमएफ, राइट। डन है। चलो अब एक छोटा सा ये क्वेश्चन है दैट आई वांट यू ऑल टू डू, आफ्टर दैट वी विल मूव अहेड। डन। सो टेक सम 1.5 मिनट ऑफ टाइम एंड लेट मी नो। अगर तुम लोगों ने एनसीईआरटी का इनबॉक्स क्वेश्चन किया होगा तो उधर भी है, तो करके बताओ क्या आ रहा है। यहाँ पे ना ये ऑफ है, ठीक है, ऑफ, ये है रेडियस, ऑफ रेडियस एल। क्वेश्चंस को पढ़ो, 1.5 मिनट लो और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। Each one of you can do this, है ना। In previous lectures also we have discussed it quite extensively. So now I feel like you all are in the position to solve it if you've really gone through the topic. Chalo, take your time, do it. Come on, let me know the answers. प्लीज तुम लोग बहुत सारा हार्ड वर्क करो, ठीक है, बहुत अच्छे से मेहनत करो। इफ यू रियली वांट टू बी समवेयर आफ्टर 7 और 8 मंथ्स, ठीक है, तो अभी से थोड़ा सा सैक्रिफाइस करो अपने खेलने वाले टाइम का, रात में देर रात तक जग कर बातें करने वाले टाइम का। प्लीज डू इट फॉर योरसेल्फ, बहुत जरूरी है अभी। नहीं करोगे तो कैसे होगा बताओ। जस्ट थिंक अबाउट योर कंपेटिटर्स ना, जो बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे होंगे अभी।
आई होप जितने लोग यहाँ क्लास को ज्वाइन किए हो, यू ऑल आर विलिंग फॉर दैट places, right? You want to go into colleges, those engineering colleges, NITs, IITs. So please push for yourself for that, ना? ऐसे तो नहीं होगा, प्लीज करो. चलो ठीक है. मैं रोज रोज तुम लोग को पता है, देखो मेरे लेक्चर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम लोग का मोटिवेशन. मैं पढ़ा दूं और तुम लोग करोगे नहीं तो फिर आई डोंट फील लाइक एनी बेनिफिट होगा. क्योंकि देखो आई हैव गॉन थ्रू सच स्टेजेस, आई नो व्हाट इज रिक्वायर्ड. इसलिए मैं तुम लोगों को फुल नहीं बना सकती. आई नो यू मोर देन मी, यू नीड योरसेल्फ, यू नो. तो ये चीज प्लीज करो तुम लोग. क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन इज दैट देयर इज अ मेटालिक रिंग. ठीक है, ये मेटालिक रिंग है and there is a metallic rod of length L and is rotated with angular frequency of omega with one end hinged at the center. ये वाला जो end है ना, hinged है. hinged का मतलब क्या होता है? fixed है. Done? So यहाँ पे इसको fix कर दिया गया at the circumference of circular metallic ring of radius L. और जो एक रिंग है मेटालिक रिंग, इसका रेडियस भी क्या है? L है. तो डेफिनेटली ये रॉड जो है वो इसके रेडियस के स्पेस में फिट हो जाएगा. तो कुछ ऐसा दिखेगा. नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग. डन. सो सपोज कर लो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और ये इनटू द प्लेन है. रिंग किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में. डन. and magnetic field is perpendicular to the plane. Now a constant and uniform magnetic field parallel to the क्या क्वेश्चन था? about an axis passing to the center and perpendicular to the ring. Okay, this rod is rotating basically with angular velocity omega about an axis that is perpendicular to the ring. यानी कि यहाँ से एक एक्सिस जा रहा होगा जो कि क्या होगा? इस रिंग के प्लेन से परपेंडिकुलर. ठीक है. A constant and uniform magnetic field B parallel to the axis is present everywhere. और इस एक्सिस से पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. Now reduce the expression for the EMF between center and metallic ring. So center और इस मेटालिक रिंग के बीच में जो मैग्नेट जो EMF जनरेट हो रहा है उसका वैल्यू बताना है. कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो कुछ भी नहीं है, जो अभी तक पढ़ते आए हो ना सेम चीज करनी है. जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ऐसे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बोलती कि ऐसा रॉड है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ईएमएफ इंड्यूस बताओ, तो तुम लोग बहुत ही अच्छे से और जल्दी से बताते कि मैम ये बीवीएल होगा, है ना, ये बीवीएल होगा. अब तुम इस रॉड के बारे में सोचो, ये रॉड भी रोटेट कर रहा है. ठीक है, और रोटेशन में हमने पढ़ा है. सपोज कर लो इस क्वेश्चन को तुम भूल जाओ. मेरे पास एक रॉड है, वो यहाँ पे हिंज्ड है, वो ऐसे जा रहा है ओमेगा से, इसकी लेंथ एल है. ठीक है, अब क्या होगा? रोटेशन में तुमने पढ़ा है कि इसके हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगा, क्योंकि एट एनी टाइम टी अगर रॉड का पोजीशन चेक करो तो इतना होगा, और उस टी टाइम में हर पॉइंट कितने एंगल से गया है? सेम एंगल से टर्न किया है. सो किसी भी टी टाइम पे रॉड के हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? सेम. क्या लीनियर वेलोसिटी सेम होगा? नहीं, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन हमने पढ़ा है v इक्वल टू ओमेगा आर. तुम ऐसे भी देखो, ये पॉइंट इतना डिस्टेंस कवर किया, ये और ये पॉइंट कितना गया? इतना. ये पॉइंट कितना गया? इतना. सो डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड यू कैन से इज डिफरेंट. देन सो if that is different, it means velocity of the points are different, that is v equal to omega r. तो different, यानी कि इसकी हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट. तो एक काम करो, कोई भी एक पॉइंट ले लो. तो मैंने क्या किया, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट को एक स्मॉल लेंथ को लिया, इसके लेंथ को मैं dx मानती हूँ. ठीक है, इस स्मॉल सेगमेंट का लेंथ मैं क्या मान रही हूँ? dx मान रही हूँ. अब देखो इस स्मॉल सेगमेंट पे अगर हम लोग फोकस करें तो ध्यान से देखो, इस स्मॉल सेगमेंट की वेलोसिटी इधर है ना. डन. इट विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ dx, right? And magnetic field is perpendicular to this length dx, perpendicular to the plane of length dx, right? So EMF induced because of this small segment कितना होगा?
मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेलोसिटी ऑफ दिस स्मॉल सेगमेंट, वो कितना होगा, ये x डिस्टेंस पे है, वेलोसिटी ओमेगा x होगा, और इसकी लेंथ कितनी है tx, सो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर मुझे होल इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, व्हाट आई विल डू, वी विल इंटीग्रेट इट, सो इंटीग्रेट इट b omega x square by 2, and x will vary from where to where, x will vary from 0 to L, so this is half b omega L square. दिस इज योर ईएमएफ इंड्यूस, राइट। अब तुमसे अगर पूछता है कि कौन सा एंड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा एंड पे नेगेटिव होगा, अगेन यूज द डायरेक्शन। अभी अभी मुझे जल्दी से बताओ कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, ठीक है, जल्दी से सभी लोग बताओ, आई वांट दिस आंसर आउट ऑफ यू ऑल। Yes, come on, Krishna, Kaushik, and others also, Vijendra, Hardik. There are so many people. Astha, Darshan, Uday, Marvi. अब जल्दी से बताओ क्या है, बहुत लोगों का नाम लिया मैंने, कोई एक बता दो। Which end will have positive charge and which end will have negative charge? मतलब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है ना, तो पोलैरिटी कैसा होगा, किधर पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव होगा, दैट इज माय क्वेश्चन। कम ऑन, लेट मी नो। तुम लोगों ने 2 मिनट खा गए। Velocity direction is this, right, for any small segment. So if you are going to deal with this, velocity is in this direction. Done. So इस direction को तुम क्या ले लो, y axis मान लो, इस direction को क्या मान लो, x axis मान लो. So velocity is in y direction. Magnetic field is towards minus k axis. So force का direction क्या लिखोगे, चार्ज पे जो forces लग रहे अंदर के चार्जेस पे, v cross b. So v is j and magnetic field is minus k. J cross k is I, so j cross minus k is minus I. So this end will become positive charge and this end will get negative charge. कुछ तो नहीं करना है, तुम लोग सिंपल सी चीजें भी नहीं बता रहे हो, रियल डिसअपॉइंटमेंट। चलो ठीक है, कोई नहीं, व्हाट कैन आई डू, बता ही सकती हूँ तुम लोगों को क्या तुम लोगों के लिए जरूरी है। रेस्ट इज योर बेस्ट, वॉट एवर यू डू। Now I have taken two coils here, coil 1 and coil 2. You can see here, coil 1 is connected to, किससे connected है वो, एक variable source of current से connected है, right? तो इसमें current क्या हो रहा है, change हो रहा है. Done. If current through first coil is changing, so magnetic field through it will also change. और ये magnetic field lines जो है वो second coil से link हो रहा है ना? डन। सो फर्स्ट कॉइल में अगर करंट फ्लो होगा तो सेकेंड कॉइल में उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स फील होगा। डन, समझ रहे हो, यानी कि फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स सेकेंड में लिंक हो रहा है। डन, एंड दिस फ्लक्स लिंकेज, सपोज कर लो कि कॉइल 2 हैज n2 नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, n2, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, n1। सो फ्लक्स एक एक कॉइल के थ्रू फ्लक्स को तुम फाई ले लो, ठीक है, एक कॉइल के थ्रू फाई है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द कॉइल 2 विल बी हाउ मच, n2 फाई, and this n2 phi is directly proportional to current I, which is I1, which is flowing in the first coil, right? So ये relation है तुम्हारा, flux in second coil because of first coil is related like this, is directly proportional to the current flowing in the first one, right? अब यहाँ पे देखो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होगा, n2 phi इक्वल टू mi लिखेंगे। m क्या होता है तुम्हारा, m को हम लोग बुलाते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है।
म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब एक की वजह से दूसरे में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, उसके लिए हमने रिलेशन लिखा। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वी विल डिस्कस इट लेटर। ओके, सो दिस इज N2 phi इक्वल टू mi। अब देखो यहाँ पे अगर तुम्हें निकालना है कि फ्लक्स जनरेटेड क्या होगा, ठीक है, सॉरी ईएमएफ जनरेटेड क्या होगा, तो ईएमएफ जनरेटेड सेकेंड कॉइल में, ठीक है, बिकॉज ऑफ फर्स्ट इन कॉइल 2 because of coil 1 will be how much according to Faraday law। Faraday ने क्या बोला था, E equal to minus of total flux phi total divided by dt। तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर है, mi। सो ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगा, माइनस m di1 by dt। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंड कॉइल इज इक्वल टू minus of mutual inductance into the rate at which current is changing in the first one, right? So this is your EMF induced, and this is the case of mutual inductance. Current EMF is getting induced because of current change or flux change in the another coil, right? Now यहाँ पे जो हमने एक केस लिया है, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, मैंने एक ही कॉइल लिया है और इस कॉइल को किससे कनेक्ट किया है, एक एसी वोल्टेज से कनेक्ट किया है। सो डेफिनेटली हियर आल्सो आई इज व्हाट, आई इज चेंजिंग। और अगर तुम्हारा आई चेंज हो रहा है, जैसे ये कॉइल ऐसा है ना, इसके थ्रू ये सोलेनॉइड जैसा है, राइट, इसके थ्रू अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट एन आई। अगर मैं इसको अज्यूम कर लूं बिल्कुल सोलेनॉइड है, कॉम्पैक्ट, तो लिख सकते हैं ऐसा, इफ आई इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड विल चेंज, एंड इफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग फ्लक्स थ्रू each turn of the coil will change, right? So यहाँ पे because of change in current here in itself, what is happening, flux through the same coil is also changing, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, सपोज कर लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, सो टोटल फ्लक्स क्या होगा तुम्हारा, n phi लिखोगे, है ना। और ये जो n phi होगा, where phi is what, flux through single loop, so n phi will be directly proportional to current flowing in the circuit। Done। We have not taken two coils, we have taken single coil only, and this n phi is equal to Li, and here L is again proportionality constant। This is called self इंडक्टेंस। ये सेल्फ इंडक्टेंस है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर से भी क्लियर है कि खुद में ही करंट चेंज की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। डन, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज व्हाट, सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। सो दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। नाउ बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ विल गेट जनरेटेड, एंड जनरेटेड ईएमएफ को क्या बोला, क्या लिखोगे तुम लोग, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। Flux is equal to Li, so EMF induced will be equal to minus L di by dt. This is your EMF induced. This negative sign has to do with the direction of induced EMF, right? So यहाँ पे again हम लोग देखेंगे कि direction of induced EMF कैसे निकाल सकते हैं। ये हमें पहले से भी पता है, that is your Lenge's law। Induced current is in such a direction such that it can oppose the region because which it was getting induced। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा था और इस वजह से अगर यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड इस इंक्रीजिंग करंट को क्या करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग डायरेक्शंस पहले तो देख ले रहे हैं कि एसआई यूनिट इंडक्टेंस का क्या है, हेनरी, ठीक है। बीट सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, एल का एसआई यूनिट हेनरी होगा, एम का एसआई यूनिट क्या होगा, हेनरी, ठीक है। Now it depends on what, so it is just like capacitance, right? So inductance like capacitance depends only on the geometry of coil and the medium, ठीक है। ये हम लोग बाद में एक्सप्रेशंस जब निकालेंगे उससे भी देखेंगे कि ये कैसे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे आगे मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन की तरह यहाँ पे एक चीज दी है। ये पहला सेट ऑफ कॉइल है, अगर ये तुम्हें सही से दिख रहा है तो यहाँ पे भी ए ऑप्शन में भी दो कॉइल्स है। एक कॉइल तुम्हारा कुछ ऐसा है और दूसरा कॉइल इसके ऊपर ही ऐसे रैप्ड है, ठीक है। सो टू कॉइल्स आर जस्ट रैप्ड ऑन ईच अदर। बी कैसा है, एक कॉइल ऐसा है, दूसरा ऐसा है। सी कैसा है, एक ऐसे रखा हुआ है, एक ऐसे रखा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ये है तुम लोगों के लिए कि किस केस में
म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, क्योंकि हर हर ऑप्शन में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, हर ऑप्शन में 2 पेयर्स ऑफ कॉइल है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि किस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो ग्रेटेस्ट होगा और किस में कम होगा। ठीक है, मुझे ये रिलेटिवली बताओ। अभी अभी हमने देखा ना, इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री। तो किस तरह से हमने दो कॉइल्स को रखा है उससे इनका वैल्यू डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखकर बस मुझे तुम बताओ। जयदीप, यस, वेरी गुड, थैंक यू फॉर द आंसर। इट रियली फील्स गुड व्हेन यू पीपल टेक्स्ट विद सम ऑप्शन। अदर्स प्लीज। And Jaydeep, which one is having the list? Himansi, Kaushik, Krishna, Aditya. He is not joining classes. I don't know where he is. Others? Pratik, Darshan, Uday, हार्दिक, मनीष, मारवी। चलो जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। Which one will have the list? Mutual inductance means flux through one is getting linked to the other. तो देखो किस केस में लिंकिंग सबसे हाई होगी। कृष्णा, यस, वेरी गुड। प्रतीक, यस, बहुत बढ़िया। सो सबको दिख रहा है क्लियरली। जैसे देखो, उदय, यस, लिस्ट के लिए आप सब सही बोल रहे हो। जयदीप, यस। तो आप यहाँ देख लो, अगर कॉइल ए ऐसा है, इसके थ्रू अगर फ्लक्स ऐसा है ना, अगर मैंने दूसरे कॉइल को जस्ट इसके ऊपर ही सुपर इम्पोज कर दिया, जस्ट इसके ऊपर ही ऐसे सुपर इम्पोज कर दिया, सो वॉट एवर फ्लक्स इज थ्रू द वन विल बी थ्रू अनदर ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे 100% लिंकेज की चांस है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी द हाईएस्ट हियर। इस केस में देखो क्या होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू आया, तो ये सारे मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू लिंक होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इस स्पेस में एस्केप हो जाएंगे, कुछ ना कुछ इस स्पेस में एस्केप हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे लिंकेज फर्स्ट से कम होगा। इस केस में तुम ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे ऐसे होगा। अब इसका लिंक होने का चांस पी से काफी लेस है, बहुत कम है, सो ना के बराबर। सो यहाँ पे सबसे कम होगा। डन। अब मैं तुम लोग को एक फॉर्मूला दे देती हूँ, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सच कॉइल्स विल बी इक्वल टू कांस्टेंट के इनटू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स लाइक दिस। ठीक है, जहां पे L1 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, L2 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2, K इज अ कांस्टेंट एंड M इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दोस टू कॉइल्स। तो देखो K का वैल्यू फर्स्ट के केस में क्या होगा, हाईएस्ट होगा, और C के केस में क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, चलो, सो दिस इज योर आंसर। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेट्स मूव अहेड फास्ट। अब देखो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, बहुत इजी है, हमें पता है लेंजेस लॉ। सपोज करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और करंट सपोज करो अभी इंक्रीज हो रहा है। सो इफ करंट इज इंक्रीजिंग, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, वो इस तरह से इंड्यूस होगा कि इंक्रीजिंग करंट को डिक्रीज करेगा। ये तभी पॉसिबल है जब इंड्यूस ईएमएफ का पोलैरिटी ऐसा हो, है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट अगर इस डायरेक्शन में सेंड करना चाहेगा, तभी वो अपोज कर पाएगा ओरिजिनल करंट को, राइट। सो इफ आई इज इंक्रीजिंग, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इन दिस सेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, -L di by dt। सो ये जो कॉइल है ना, इसको हम लोग इंडक्टर बुला सकते हैं। ठीक है, इंडक्टर बुला सकते हैं, दिस इज नथिंग बट ए कंडक्टर, राइट। सो -L di by dt, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन दिस सेंस। अगर तुम्हारा करंट डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस सेंस में होगा, इस केस में, इस केस में तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जब होगा सेकंड केस में, वो कैसा होगा, वो होगा ऐसा, क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इस डिक्रीज को अपोज करेगा, यानी कि वो उसको इंक्रीज करना चाहेगा, तो वो सेम सेंस में करंट सेंड करेगा। डन। सो दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बुला रहे हो ना, इसको हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये है। दिस नेगेटिव साइन हैज टू डू विद द डायरेक्शन, ये तुम निकाल लोगे अब, आई होप। और इसका दूसरा नाम क्या है, बैक ईएमएफ।
बैक ईएमएफ क्यों है? क्योंकि ये करंट को, जो ओरिजिनल करंट है सर्किट में, उसको क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। अगर करंट इंक्रीज कर रहा था तो उसको डिक्रीज कर रहा है, अगर करंट डिक्रीज हो रहा था तो उसको इंक्रीज करना चाह रहा है, यानी कि दिस इज अ बैक ईएमएफ। दिस इज ऑपोजिंग द ओरिजिनल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, सो दिस इज दिस। नाउ वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग करंट आई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी अभी मैंने बोला कि यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ है, सपोज कर लो मैं एक केस लेकर चलती हूँ कि करंट आई इंक्रीज हो रहा था, मेरा इंड्यूस ईएमएफ ऐसा, ठीक है, कोई भी टी टाइम पे, एट एनी टाइम टी सपोज कर लो, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये, एट एनी टाइम टी क्या हुआ, जो करंट है तुम्हारा आई का वैल्यू जो है वो I1 है सपोज कर लो, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सर्किट में जो करंट हो वो I1 ही हो, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल हम लोग कुछ और ना करें। क्यों? क्योंकि देखो I1 रह नहीं सकता, क्योंकि इस बैटरी की वजह से करंट I1 होगा, लेकिन यहाँ पे जो बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये भी करंट जनरेट करेगा, जो कि ओरिजिनल करंट के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करेगा। सो इफ आई वांट इट टू बी कांस्टेंट, what I need to do, I need to do some work against this battery, क्योंकि ये जो इंड्यूस्ड बैटरी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यही इस करंट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये कितना पावर जनरेट करेगा? सपोज कर लो किसी भी टी टाइम पे अगर करंट आई है तो ये कितना पावर जनरेट करेगा? ये पावर जनरेट करेगा VI। डन। ऑपोजिट सेंस में अगर मैं इतना ही पॉजिटिव पावर इसको दूं तो इसका जो वर्क इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा सर्किट में? 0। डन। सो टू मेंटेन द करंट at to maintain current according to this battery, what we need to do, we need to do some work against this back EMF, right? So work done हमारा, अगर तुम रेट ऑफ वर्क डन की बात करो तो वो कितना होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू करंट इन द सर्किट। डन। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो कितना होगा? LdI/dt इंटू आई। ठीक है, अब यहां से देखो dt कैंसिल होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा तुम्हारा? LI/DI ऐसा। डन। इनिशियली ये सिंस ये तुम्हारा AC वोल्टेज है, इनिशियल करंट क्या ले सकते हैं हम लोग? 0 ले सकते हैं, वोल्टेज अगर ऐसा है तो। डन। V इज इनिशियली 0, I इज 0। सो करंट को ले लो कि 0 से I तक चेंज हो रहा है, सो वर्क डन इज हाउ मच? हाफ LI²। सो अगर हम लोग इस सर्किट में कितना वर्क करें, अगर हम लोग इस सर्किट में हाफ LI² के बराबर काम करेंगे तो क्या होगा? मेरे सर्किट में जो करंट होगा वो इस बैटरी के अकॉर्डिंग ही सिर्फ फ्लो करेगा, बैक ईएमएफ उसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। सो वर्क डन इज हाउ मच? हाफ LI²। ये वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इस सर्किट के इस कॉइल में, इंडक्टर में? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको आप क्या लिखो यहाँ पे? मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये जो वर्क डन है वो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इन दिस कॉइल, राइट? डन। सो दिस इज ऑल हियर, वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग करंट आई। यहाँ पे दो चीजें और इंपॉर्टेंट है, इसका कंपैरिजन, जैसे देखो ये हाफ LI² दिख रहा है, इसको कंपेयर कर सकते हैं हाफ MV² से, कुछ ऐसा ही एनर्जी का टर्म यहाँ भी दिख रहा है ना। सो इंडक्टेंस का एनालॉग अगर पूछता है तुमसे क्वेश्चन में, तो इंडक्टेंस का एनालॉग क्या है? मास। करंट का एनालॉग क्या है? वेलोसिटी। तुम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि मास किसकी तरह काम करता है? मास क्या करता है? इनर्शिया का मेजरमेंट हम लोग मास से करते हैं। अगर एक हेवी बॉल है तो उसको मोशन में लाने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो higher the mass, higher the inertia, right? Similarly here, higher the inductance, higher will be the यहाँ पे inertia of this coil. Done? समझ रहे हो? So this is all the comparison. तुम लोग अगर अच्छे से और भी चीजें एक बार और सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज NCERT का जो सेल्फ इंडक्टेंस का पेज है उसके थ्रू जाना, ठीक है। नाउ नेट EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल 1। अब मैं ये क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे ये है कि अब हमने क्या पढ़ लिया? सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ लिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ लिया। अगर मुझसे ये पूछता है कि कॉइल 1 में नेट EMF इंड्यूस बताओ, तो कॉइल 1 में नेट EMF इंड्यूस दो रीजन से होगा, वन बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, अनदर बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सबसे पहले एक काम कर लो कि सपोज कर लो कॉइल 1 में जो तुम्हारा टोटल फ्लक्स है, फ्लक्स
सॉरी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो N1 ले लो, ठीक है, और यहाँ पे N2 ले लो। सो टोटल फ्लक्स थ्रू कॉइल 1 को क्या लिखोगे? टोटल फ्लक्स थ्रू कॉइल 1, क्योंकि अगर मुझे नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल 1 निकालना है तो टोटल फ्लक्स लिखना होगा। टोटल फ्लक्स कितना होगा? बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? एल आई वन, है ना। सेल्फ इंड्यूस्ड, सॉरी सेल्फ, लाइक सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से जो फ्लक्स होगा विल बी बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग इन इटसेल्फ। सो वो करंट कितना है? I1 है, एल आई वन लिखो। और यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से कितना फ्लक्स लिंक होगा? सो कॉइल 1 में लिंक कर रहे हैं, राइट। सो क्या लिखेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इनटू करंट फ्लोइंग इन द कॉइल 2। सो दिस इज दिस टोटल फ्लक्स। ईएमएफ क्या लिखोगे? माइनस एल डी आई वन बाई डी टी माइनस M12 bi2 by dt। तो ध्यान से देखो, मैंने ये इसलिए इंक्लूड किया सो दैट तुम लोग देख सको कि I1 कहाँ लिखना है, I2 कहाँ लिखना है। मैं निकाल रही हूँ टोटल फ्लक्स थ्रू कॉइल 1, 1 बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, so that is L into current flowing through itself, that is Li1। Now second flux is because of mutual inductance, so म्यूचुअली में सॉरी सामने में कौन सा करंट, सॉरी कौन सा कॉइल रखा हुआ है? कॉइल 2। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 बिकॉज ऑफ 2 को क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं M12, ठीक है। कॉइल 2 में करंट फ्लो क्या है तुम्हारा? I2 है, सो M12 इंटू क्या लिखोगे? I2, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे। सिमिलरली यहाँ पे नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल 2। अब तुम लोग एक काम करो, 1 मिनट लो और अपने अपने कॉपी पे ये चीजें लिखो। सेकेंड केस को प्लीज लिखो, डू योरसेल्फ।
सो कितने लोगों का हो चुका है? चलो कोई बता नहीं रहा, एक काम करती हूँ। सो टोटल फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 क्या होगा? 1 बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सो बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? L2 I2, सॉरी यहाँ पे मैंने सिर्फ L लिखा था ना, L1 I1 लिख लो, ठीक है, बिकॉज कॉइल 1 वी वर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे कॉइल 2 की बात हो रही है, L2I2 प्लस क्या लिखोगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इनटू क्या करोगे? करंट, करंट इज I1, सो ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा? माइनस L2 di2 by dt प्लस, सॉरी माइनस M21 di1 by dt, ठीक है। I hope this is done. Now calculation of self inductance we are going to do now. Just give me 1 second, please. Okay, let it be like this. Everyone can hear me, right? सभी लोग सुन पा रहे हो मुझे? Okay, done. So calculation of self inductance now we are going to do. Okay, so let's go on fast क्योंकि अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, just we need to apply the formula. So यहाँ पे हमने flux को क्या लिखा था? If total number of turns is n, then we wrote as n phi equal to how much we wrote? That is your Li. Done. So this is total number of turns. This is flux through single coil. This is self inductance. This is current flowing in the circuit. Now I told you कि ये solenoid की तरह है. Done. So let's consider it as a solenoid. In that case, flux through the single coil will be what? So let's write that n into क्या लिखोगे? Mu naught Ni into area of one coil. So एक coil का radius तुम r मान लो. So area will be how much? Pi r square equal to Li. I cancel हो जाएगा. What you will write now? कैसे मॉडिफाई करना है? दिस स्मॉल n इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. एक काम करो, इसका लेंथ l, स्मॉल l मान लो, ठीक है। सो स्मॉल l से मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो n बाई l विल बिकम स्मॉल n अगेन, म्यू नॉट n स्क्वायर, ठीक है, इनटू क्या होगा? पाई r स्क्वायर l इक्वल टू l. सो सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू क्या दिख रहा है? इट इज डिपेंडिंग ऑन म्यू नॉट n स्क्वायर पाई स्क्वायर l. l का वैल्यू को क्या लिखोगे फाइनली? म्यू नॉट n स्क्वायर, पाई r स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ सिंगल कॉइल, जिसको मैं a लिख रही हूँ, इनटू l. l इज व्हाट? लेंथ ऑफ दिस इंडक्टर, राइट? सो दिस इज दिस. अब यहाँ पे देखो, अगर तुमसे कोई पूछता है कि इस इंडक्टर के अंदर अगर हमने कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, ठीक है, जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है, तो मेरा एल का वैल्यू क्या होगा? सो इन दिस केस एल विल बिकम म्यू आर टाइम्स ओरिजिनल वन, दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल. और म्यू आर म्यू नॉट को क्या लिखते हैं? म्यू एन स्क्वायर ए एल. म्यू क्या है तुम्हारा? परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडिया. सो म्यू यहाँ पे हो जाएगा इसका परमिएबिलिटी. म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी. This is how we calculate it. Now, if we have to calculate mutual inductance between two coils, then how we will do? यहाँ पे हमने दो कॉइल लिया है C1, ठीक है। C1 के लिए हमने क्या लिया है? रेडियस क्या है C1 का? C1 का रेडियस है R1, नंबर ऑफ टर्न्स है N1, ठीक है। C1 है स्मॉलर कॉइल. C2 क्या है तुम्हारा? रेडियस है R2, नंबर ऑफ टर्न्स है N2. फर्स्ट केस में, ठीक है, ज्योमेट्री समझ में आ गया तुम लोगों को? स्मॉलर कॉइल इज C1, बिगर कॉइल इज C2. C1 का रेडियस R1 है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, C2 का रिस्पेक्टिवली. लेट्स कैलकुलेट M12, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 बिकॉज ऑफ 2. सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल बिकॉज ऑफ सेकेंड. तो हम लोग ये कैसे निकालेंगे? टोटल फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट कॉइल बिकॉज ऑफ सेकेंड, बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सेकेंड कॉइल, यही निकालना है ना हमें. तो फ्लक्स थ्रू सेकेंड फर्स्ट कॉइल को क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स N1 ले लो. सपोज कर लो हर
टर्न में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है बिकॉज ऑफ सेकेंड कॉइल, वो कितना है, 5 है। तो टोटल फ्लक्स थ्रू फर्स्ट कॉइल बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट कितना होगा, N15, एंड दिस विल बिकम इक्वल टू M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इंटू I2। ठीक है, अब ये है, अब तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल वैल्यूज रखते जाने हैं। ठीक है, सो N1 इंटू पाई क्या है तुम्हारा, फ्लक्स इन 1 कॉइल ऑफ सेकेंड बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट वन। तो देखो बड़े वाले कॉइल ऐसा है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट N2 I2, राइट। और इसके सेंटर पे ही कौन रखा हुआ है, स्मॉलर कॉइल, वो इसके सेंटर पे है ऐसे। यानी कि वॉट एवर मैग्नेटिक फील्ड इज एट द सेंटर ऑफ बिगर कॉइल, सेम मैग्नेटिक फील्ड ये स्मॉलर कॉइल फेस एक्सपीरियंस करेगा, है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, थ्रू स्मॉलर कॉइल म्यू नॉट इनटू I2। सो फ्लक्स थ्रू एनी वन स्मॉलर कॉइल बिकॉज ऑफ करंट इन द सेकेंड कॉइल कितना होगा। तो अब यहाँ पे आप लिख डालो जल्दी से। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो कितना होगा, म्यू नॉट इनटू I2 इंटू पाई स्मॉलर कॉइल का एरिया पाई R1 स्क्वायर M12 I2। आप इसको कट कर दो, अगर आप इसको कट करोगे कितना, M12 का अगेन यहाँ पे काम करो, L1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे L1 से ऐसे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो व्हाट वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट, अगेन क्या मिलेगा यहाँ पे, N1 बाई L1 क्या हो जाएगा, स्मॉल N1। सो म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L1, दिस इज इक्वल टू, और L1 और L2 सेम है। ठीक है, सो इसको L भी लिख सकते हो, M12, सो दिस इज M12। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे M21 एंड आवर कंक्लूजन विल बी कि M12 और M21 क्या है, सेम है। देखो यहाँ पे लेट्स कैलकुलेट M12। आई होप क्लियरली दिख रहा है तुम लोगों को, कुछ करना है नहीं। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, अच्छा सेम चीज निकाला क्या मैंने पहले, हाँ। सो यहाँ पे फॉर्मूला लिखने के लिए मैंने स्पेस रखा था, जस्ट राइट द फॉर्मूला। ओके, लेट्स कैलकुलेट नाउ M21 म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 2 दैट इज इन बिगर कॉइल बिकॉज ऑफ अ स्मॉलर कॉइल। तो सबसे पहले तो आप एक्सप्रेशन लिख लो। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल निकाल रहे हो, यानी कि फ्लक्स थ्रू सेकेंड कॉइल, ऐसे लिख लो, दिस विल बी इक्वल टू दिस इनटू करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट कॉइल। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस हम सेकंड में निकाल रहे हैं बिकॉज ऑफ 1, सो सेकंड कॉइल इज दिस बिगर 1। हमें देखना ये है कि इस बिगर 1 में फ्लक्स क्या होता है बिकॉज ऑफ द स्मॉलर कॉइल विच हैज करंट I1 फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, कॉइल C1 is, this is I1. So because of current flowing in the smaller coil, what is the flux linkage in the larger coil? वो flux linkage क्या होगा, ये होगा N2 pi. It has number of turns how much, N2। ठीक है, इसके थ्रू एक coil के थ्रू flux मैंने phi माना because of a current flowing in a smaller coil, total flux हो गया N2 pi, mutual inductance into current flowing in the first one, right? अब इसके वैल्यूज को आप लिख डालो। सो वैल्यूज लिखने में ही यहाँ पे केयरफुल होना है। N2 मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो यहाँ पे जो स्मॉलर कॉइल है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट, म्यू नॉट N1 I1। तो बिगर कॉइल जो है, बिगर कॉइल स्मॉलर कॉइल के बाहर भी प्रेजेंट है ना, इस रीजन में भी प्रेजेंट है। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग इन स्मॉलर कॉइल, जीरो, क्योंकि हमने पढ़ा था सोलेनॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो। सो सोलेनॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो। कहने का मतलब कि लार्जर कॉइल जो है उसके इतने एरिया में ही मैग्नेटिक फ्लक्स फील होगा बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग इन द स्मॉलर कॉइल। उसके सारे एरिया, जैसे बड़े वाले कॉइल का एरिया इतना मान लो, तो इस सारे एरिया में तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग इन 1। कितने एरिया में होगा, जितने एरिया में स्मॉलर कॉइल है, दैट इज पाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पाई R1 स्क्वायर ही लिखोगे, R2 स्क्वायर नहीं लिखोगे, इनटू मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट N1 I1 विल बी इक्वल टू M21 I1। तो आप इसको सॉल्व करना, यू विल गेट द आंसर।
ठीक है. So that is all for the today's class. I want you all to go through the topic, revise it. ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना. कल के क्लास में what we will be doing, I will let you go through the instrument for some 15 minutes. After that we will start with AC. ठीक है, AC बताऊंगी. Combination of inductors, these are very small topics. तो ये मैं कल के क्लास में अर्ली में खत्म करूंगी. ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर. तुम लोग अच्छे से रहो और काम करो प्लीज. पढ़ाई ढेर सारा करो और मेहनत सही से करो. ठीक है, मेहनत से आगे नहीं भागना जो तुम लोग कर रहे हो भी. यू शुड नॉट डू दिस, है ना, ये करना ही नहीं है. ठीक है, सभी अच्छे से रहो और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो. अच्छे से खाओ पियो और पढ़ाई करो.